पाठशाला की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के मद्देनजर अपन राजस्थान का शैक्षणिक परिदृश्य पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत अपने आज एक नई यूनिट लेते हैं अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिदृश्य के अंदर ये अपने सिलेबस के अंदर दे रखी है और जो राजस्थान का परिदृश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आज अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मोटा मोटी जो भी इसकी संरचना वगैरह है, जो भी इसके बड़े बड़े अध्याय है, स्कूल शिक्षा से संबंधित जो अध्याय है उसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं आज। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोशिश कर रहे हैं कि इस एक कक्षा के अंदर यहाँ से जो एक सवाल अपने एग्जाम के अंदर आने वाला है उस एक सवाल को अपन गलत ना होना दें। ठीक है, तो ये प्रयास करते हैं अपन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी विद्वान लाइव जुड़ रहे हैं एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मित्रों। स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये मित्रों। इससे पहले दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हैं वो भारत सरकार के द्वारा बनाई जा चुकी है और दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां इससे पहले बनाई गई थी। पहली 1967 के अंदर बनी थी, दूसरी 1986 के अंदर और ये तीसरी। ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत की तृतीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्वतंत्र भारत की ये तृतीय शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले दो शिक्षा नीतियां जारी हो चुकी है। ध्यान रखिए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जारी की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंदर जारी की गई थी। और द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? तो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी आगे भी एक दो बार। तो ये पहली है, ये दूसरी है और आज अपन जो पढ़ेंगे वो स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जी नमस्ते जी, जी राम राम, राम राम योगेश जी, राम राम, है ना। जो राम राम वाले हैं उनको राम राम, जो गुड आफ्टरनून वाले हैं उनको गुड आफ्टरनून। ठीक है, हाँ, स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कब जारी की गई थी? तो ये 1968 के अंदर जारी की गई थी। और स्वतंत्र भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1986 के अंदर जारी की गई थी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है कई बार कि वर्तमान में या स्वतंत्रता उपरांत भारत में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां जारी की गई है? तो अपने को राइट आंसर देना के साथ तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां जारी की गई है। पहली 1968 के अंदर जारी की गई थी, दूसरी 1986 के अंदर जारी की गई है और तीसरी 2020 में जारी की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। क्या प्रस्तावना इसकी? शिक्षा नीति एक व्यापक फ्रेमवर्क होता है जो देश में शिक्षा की दिशा तय करता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को मंत्रिमंडल की एक बैठक आयोजित होती है और उस बैठक के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। तो अपने को एक चीज यहां से नोट कर लेनी है और वो ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब से लागू हुई है? तो 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू कर दी जाती है। नीप 2020 29 जुलाई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक होती है। उस बैठक के अंदर 29 जुलाई 2020 को भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको जारी कर दिया जाता है। तो कब से लागू मानी जाती है? तो साहब 29 जुलाई 2020 से मानी जाती है। ये चीज इंपोर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है।
ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, बिल्कुल सही है। और इसमें 34 साल पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 बनाई गई थी और ये 1992 में संशोधित भी की गई थी। बिल्कुल संशोधन हुआ था 1986 के अंदर। जो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उस द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर 1992 के अंदर संशोधन हुआ था। 1993 के अंदर आपको पता हो तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। वही प्रोफेसर यशपाल कमेटी जिनके निर्देशन में एनसीएफ 2005 तैयार हुआ था, उस यशपाल कमेटी का शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के, ये प्रोफेसर यशपाल कमेटी का शीर्षक था। तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन है, ध्यान रखिएगा, 1993 के अंदर हुआ था। प्रोफेसर यशपाल कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। ये मूल करता धरता है वो प्रोफेसर यशपाल थे। रीट के अंदर और सेकंड ग्रेड में भी एनसीएफ से सवाल आया था, ठीक है। तो ये स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति का विजन क्या? विजन, इस नीति का विजन है विद्यार्थियों में भारतीय होने का केवल गर्व ही महसूस नहीं करवाना है कि हाँ हम भारतीय, केवल गर्व महसूस नहीं करवाना है, और न केवल विचार में बल्कि व्यवहार में, बुद्धि में, कर्म में, ज्ञान में, कौशल और मूल्यों के साथ साथ में उनकी सोच में भी ये चीज होनी चाहिए कि हाँ हम भारतीय हैं। केवल गर्व से काम नहीं चलेगा, उनका व्यवहारिक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास, साथ साथ में वो कार्य कर रहे हैं, वो उनके कर्म, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल वगैरह है, साथ साथ में जो वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार की वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और एक भारतीय होने के नाते जिन मूल्यों का निर्वाह उनको करना होता है, ये सारी की सारी चीजें हैं वो उनमें डेवलप करनी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन माना जाता है। क्या माना जाता है? उसका विजन। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका विजन क्या है कि विद्यार्थियों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में हो बल्कि उनके व्यवहार में भी होना चाहिए, बुद्धि, कर्म, ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। ध्यान रखना मित्रों, यहां वैश्विक कल्याण शब्द आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है इसके अंदर यूएनओ का कहीं ना कहीं एक घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र के अंदर ये स्पष्ट रूप से प्रावधान कर रखा था। यूएनओ ने एक वैश्विक शिक्षा योजना का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया था और उस मॉडल के तहत ही ये अपनी नीप 2020 है वो इसकी संरचना बनाई गई थी और उसी के अनुसार इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक वैश्विक सोच है वो डेवलप की जा रही है बच्चों के अंदर, वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। तो ये इसका विजन है, अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है। हालांकि जहां तक मुझे लगता है विजन से कोई प्रश्न नहीं बनता है अपने एग्जाम के अंदर, लेकिन अपने समझने के लिए ये चीज है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन क्या है। तो साहब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन यही है कि भारतीय विद्यार्थियों को केवल भारतीय होने का गर्व अनुभव नहीं करवाना है। गर्व केवल गर्व नहीं होना चाहिए बल्कि उनके व्यवहार, बुद्धि, कर्म, ज्ञान, कौशल, मूल्यों में भी ये डेवलप होनी चाहिए। इस प्रकार की सोच डेवलप होनी चाहिए ताकि वो एक वैश्विक नागरिक के रूप में अपना जीवन जी सके, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से आएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 स्तंभ, 5 पिलर कौन से हैं, प्रश्न यहां से आएगा, ध्यान रखना। 5 पिलर ऑफ नीप 2020। नई शिक्षा नीति 5 मूलभूत स्तंभों, फंडामेंटल पिलर्स पर आधारित है। मित्रों प्रश्न यहां से आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न 3-4 तरीके से बनेंगे। कौन कौन से? पहला प्रश्न मैंने बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो साहब तीसरी, स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्र भारत की ये जो तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कब लागू की गई थी, तो ये कब लागू की गई थी साहब? 29 जुलाई 2020 को स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू कर दी गई। कब लागू कर दी गई? 29 जुलाई 2020 को। तीसरा जो प्रश्न बनता है वो इसके 5 पिलर से प्रश्न बनता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 मूलभूत स्तंभ अच्छी तरीके से याद रखने अपने को, 5 मूलभूत स्तंभ यहां से प्रश्न बनेगा। पहला एक्सेसिबिलिटी, यानी कि ये शिक्षा सब तक पहुंचनी चाहिए, शिक्षा सब तक पहुंच होनी चाहिए, शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सभी लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। दूसरा इक्विटी होनी चाहिए, सभी की भागीदारी इसके अंदर होनी चाहिए।
तीसरी चीज क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वालिटी, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। चौथी चीज अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, हर कोई आदमी है वो ये शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा इसका मूल्य रखा जाए या बहुत ज्यादा शुल्क रखा जाए ना, ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि हर कोई आदमी इसको अफोर्ड कर सके। किफायती होनी चाहिए ये शिक्षा, अफोर्डेबिलिटी, और इसके साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ये 5 पिलर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहला पिलर है कि सब लोगों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सब लोगों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। साथ साथ में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। किस प्रकार की? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। उसके साथ साथ में अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी का मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए, किफायती होनी चाहिए, ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जवाबदेही पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। उसके साथ साथ में अपने को यह चीज याद रखनी है कि क्वालिटी होनी चाहिए। 5 पिलर है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहली चीज कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 मूलभूत स्तंभ बताए गए। वो 5 मूलभूत स्तंभ कौन से हैं अपने को ये याद होने चाहिए। सबसे पहला, हर एक आदमी तक उसकी पहुंच होनी चाहिए यानी कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, क्वालिटी पूर्ण होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। तीसरी चीज, इक्विलिटी होनी चाहिए, हर कोई व्यक्ति इसका भागीदार होना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो या विद्यार्थी के अभिभावक हो। एक भारतीय है तो निश्चित रूप से वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भागीदार होना चाहिए। उसके साथ साथ में अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, किफायती शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा शुल्क देना पड़े, हर आदमी की पहुंच हो, इस प्रकार का शुल्क निर्धारित होना चाहिए। और सबसे अंतिम चीज है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। ये 5 मूलभूत स्तंभ है और इन 5 मूलभूत स्तंभों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, यहां से प्रश्न आएगा। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न बनता है तो ये तीसरा जो तथ्य है जहां से प्रश्न बढ़ने की संभावना रहती। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरा, ये कब लागू हुई। और तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीप 2020 के 5 मूलभूत पिलर कौन कौन से हैं। तो ये 5 मूलभूत पिलर अपने को अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, ये 5 पिलर आपको याद होने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इक्विलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और इसके साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही पूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या है? एम्स ऑफ नीप 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य क्या है ये देख लीजिए। शिक्षा पर सरकारी खर्च, ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। इससे पहले शिक्षा पर सरकारी खर्च कितना था? तो 4.43% था। 4.43% है वो किस पे खर्च किया जाता था? 2018 तक ये प्रावधान था कि देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का 4.43% है वो राष्ट्रीय शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर इसको बढ़ा दिया गया और इसको कर दिया गया 6%। तो वर्तमान में शिक्षा पर केंद्र सरकार जीडीपी का कितना व्यय करती है? तो साहब 6% व्यय करती है। कितना व्यय करती है? 6%। सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी का कितना व्यय करती है? तो नीप 2020 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 6% व्यय करना होगा। नीप 2020 में देश की जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया। ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। इससे पहले 4.43% था। 2018 तक ये प्रावधान कितना था? 4.43%। लेकिन 2018 के अंदर बजट घोषणा के अंदर ये प्रावधान कर दिया गया कि शिक्षा पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6% व्यय करेगी। कितना परसेंट? 6%। नीप 2020 के द्वारा 2 करोड़ स्कूली बच्चों को खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली, ओपन स्कूल एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। चाहे वो सरकारों की कमजोरी रही हो
या उन बच्चों के माता पिता अभिभावकों की कोई मजबूरी रही हो जिसकी वजह से वो बच्चे आज भी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित है। घुमंतु जातियों के बच्चे या कुछ ऐसे पहाड़ी बेल्ट के बच्चे जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहां आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं है, जहां लाइट नहीं है, जहां विद्यालय नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां तक शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाई। तो ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं। लगभग 2 करोड़ ऐसे बालक बालिकाओं को चिन्हित किया गया जिन्हें ओपन स्कूल सिस्टम के तहत शिक्षा की मुख्य धारा से वापस से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य है। ये लक्ष्य अच्छी तरीके से याद रखना। सरकारी खर्च पहले 4.43% होता था और अब कितना 6% का प्रावधान कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जीडीपी का 6% है, वो किस पे वे करेगी? शिक्षा पे वे करेगी। ठीक है, 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को कॉमर्शियल एजुकेशन प्रदान करना। व्यवसायिक शिक्षा को कहीं ना कहीं नीप 2020 में वेटेज ज्यादा दिया गया, क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो रोजगार उन्मुखी हो। शिक्षा क्या दे? रोजगार दे। अभी तक एक ही ट्रेंड चल रहा था कि शिक्षा क्या देगी? नौकरी दे देगी। साहब, अगर शिक्षित व्यक्ति है उसको नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए नीप 2020 में यह प्रावधान कर दिया गया कि कम से कम 50% शिक्षण संस्थानों के अंदर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, लेकिन जो कॉमर्शियल एजुकेशन उसने प्राप्त की है उस एजुकेशन के माध्यम से वो अपना रोजगार जरूर प्राप्त कर लेगा। रोजगार उन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा शामिल करने का उद्देश्य यही है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? रोजगार उन्मुखी। नई शिक्षा नीति का स्कूली शिक्षा में पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात GER के साथ शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य। ये तो ठीक है, अपन ने पहले ही देख लिया था। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था की स्थापना। ये थोड़ा याद रखना। 2030 तक क्रमबद्ध रूप से। नीप 2020 की पहली लाइन यही कहती है कि नीप 2020 है वो क्रमबद्ध रूप से लागू की जाएगी 2030 तक। 2030 तक क्रमबद्ध रूप से लागू की जाएगी। ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वर्ष 2035 तक स्वायत्त बनाना तथा ऐसे सभी BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन करना। बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन करना, ये इसका लक्ष्य। एकल राष्ट्रीय स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ साथ समाप्त कर दिया जाए। जैसे अभी अपन देख रहे हैं, जैसे आप लोगों ने शिक्षक भर्ती के लिए 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया होगा, द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। पहले ये BSTC वगैरह जो कॉलेज संचालित हो रहे थे ये केवल शिक्षक प्रशिक्षण हेतु ही संचालित होते थे, लेकिन वर्तमान में इंटीग्रेटेड कोर्स लागू कर दिया गया है। जैसे BA BEd, BSc BEd जैसे कोर्स लागू कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो एकल शिक्षण संस्थाएं थी उन सारी शिक्षण संस्थानों को अब समाप्त किया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सभी उच्च शिक्षा संस्थान कैसे होंगे? बहुविषयक होंगे। नई शिक्षा नीति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नीप 2020। अब वापस देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री किस प्रकार से है। नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जनवरी 2015 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया था। यह इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं अपन, और ये थोड़ा अच्छी तरीके से याद रखिएगा। TS सुब्रमण्यम कमेटी का गठन है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो जनवरी 2015 में। ध्यान रखिएगा ये TS सुब्रमण्यम कौन है? तो TS सुब्रमण्यम है वो कैबिनेट सचिव थे। क्या थे ये? कैबिनेट सचिव थे ये TS सुब्रमण्यम। 2015 में गवर्नमेंट ने तय कर दिया था कि अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसमें चेंज किया जाना चाहिए। एक नई शिक्षा नीति लाई जाए और वो शिक्षा नीति इस प्रकार की हो जो शिक्षण संस्थानों के साथ साथ में शिक्षार्थियों को भी मजबूती प्रदान करे, शिक्षार्थियों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा हो। तो जनवरी 2015 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया था। 27 मई 2016 को TSR सुब्रमण्यम कमेटी की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी आधार पर मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार कर लिए।
सबसे पहली कमेटी जो नीप 2020 के लिए बनाई गई थी वो TSR सुब्रमण्यम कमेटी थी। और TSR सुब्रमण्यम, ध्यान रखिएगा, तत्कालीन समय में ये कैबिनेट सचिव के पद पर थे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता के अंदर TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया जाता जनवरी 2015 में। और इस कमेटी ने 27 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति हेतु गवर्नमेंट ने या MHRD मंत्रालय के द्वारा कुछ इनपुट है वो प्रदान किए गए। जून 2017 में ये सबसे इंपॉर्टेंट के कस्तूरी रंगन मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट। जी सुभाष जी, बहुत जल्द एक यूनिट और बची हुई है आपके राजस्थान सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। ये कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल आपको प्रत्येक यूनिट के अच्छे खासे क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे और यहाँ आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तब तक आप टेस्ट सीरीज के अंदर अभी आपको जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बिल्कुल आप वो अटेंड कीजिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे। जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति का गठन किया गया था। यह सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, कई बार यह पूछा गया था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसके निर्देशन में तैयार की गई थी, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदा कमेटी या मूल कर्ता गर्धरता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो साहब के कस्तूरी रंगन थे और ये इनका संबंध है वो इसरो से रहा। ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक है ये के कस्तूरी रंगन और इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी के अंदर बताया जाता है टोटल 12 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित इसके अंदर 12 सदस्य बताए जाते हैं के कस्तूरी रंगन कमेटी के अंदर। ठीक है, तो इस कमेटी का गठन कब किया जाता है? तो साहब जून 2017 को अंदर कर दिया गया। 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने माननीय मानव विकास मंत्रालय को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत कर दिया, जिसका 22 भाषाओं में अनुवाद हुआ। 22 में ही होगा भैया, राजस्थानी में तो होगा नहीं, राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है। और क्यों शामिल नहीं है इसके आप भी परिचित हो इससे और मैं भी परिचित हूं। तो प्रयास कीजिए कि राजस्थानी में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुवादित हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। रीड देने के बाद लग जाना इसमें, ताकि राजस्थानी है वो अपनी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल हो। ठीक है, नहीं तो केवल अपन 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते रहेंगे और राजस्थानी को आज भी महत्व नहीं दिया गया अपने संविधान में। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर उल्लेखित 22 भाषाओं के अंदर, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर उल्लेखित 22 भाषाओं के अंदर इसका अनुवाद किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, जिस पर देश के शिक्षा प्रणाली से जुड़े हुए लाखों हितधारकों से क्या मांगे गए? सुझाव। ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को MHRD की वेबसाइट MyGov इनोवेट पोर्टल पर विचारों या सुझावों हेतु टिप्पणियों हेतु अपलोड भी किया गया। यहां से अपने को जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु सबसे पहली कमेटी जो गठित की गई थी वो कौन सी थी? तो साहब जनवरी 2015 के अंदर TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद मोदी सरकार के द्वारा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता के अंदर 12 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी को यह टास्क सौंपा गया कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार करनी। इस कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर 29 जुलाई इस कमेटी के द्वारा तैयार जो मसौदा था उस मसौदे को, क्योंकि 31 मई 2019 को इन्होंने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 है वो सौंप दिया था। ये 22 भाषाओं के अंदर प्रकाशित हो गया, अनुवादित हो गया और फिर लोगों से सुझाव मांगे गए कि इसमें और कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए, कौन से ऐसे पहलू है जो वर्तमान परिदृश्य में इस शिक्षा नीति में नहीं होने चाहिए। MHRD की वेबसाइट्स पर भी मांगे गए थे, तो लोगों ने अपने सुझाव वगैरह दिए थे, क्योंकि 22 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ था। उसके बाद लोगों के सुझावों को इसमें शामिल किया गया, थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन करके मोदी सरकार के कैबिनेट की बैठक होती है और उस कैबिनेट बैठक के अंदर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको सहमति प्रदान कर दी जाती है और यहीं से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 नीप 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु कौन कौन से, तो यहां से आपको नीप 2020 से जो चीजें याद रखनी है वो मैं बता देता हूं। नीप 2020, पहले तो चीज ये स्वतंत्र भारत की 5वीं राष्ट्रीय ये तृतीय शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की तृतीय शिक्षा नीति, स्वतंत्र भारत की तृतीय शिक्षा नीति। दूसरी चीज जो अपने को याद रखनी है, पहली कमेटी कौन सी याद रखनी है, तो TSR सुब्रमण्यम, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन कब किया गया था, तो साहब इसका गठन किया गया था जनवरी 2015। उसके बाद अपने को कौन सी कमेटी याद रखनी है, तो के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन कमेटी, के कस्तूरी रंगन कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई, नींव तैयार। जब ये कमेटी गठित की गई थी तो उस समय अध्यक्ष सहित इसमें 11 सदस्य, अध्यक्ष सहित 12, अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी कब प्रदान कर दी, तो साहब केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी। कब प्रदान की थी, तो साहब 29 जुलाई 2020 को। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 पिलर अच्छी तरीके से याद रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 मूलभूत तत्व है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखने। ठीक है, चलिए आगे। यहां अपने को एक चीज और भी याद रखनी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तैयार की गई है, टोटल इसमें कितने अध्याय है, तो ध्यान रखिएगा 4 भाग है। नीप 2020 इसमें कितने भाग है, तो भाग है इसमें 4, और अध्याय कितने हैं, तो अध्याय है इसमें 27। कितने अध्याय है, 27 अध्याय है इसमें। यह चीज भी अपने को याद रखना है। और इसका भाग 1 ही पढ़ेंगे, केवल भाग 1 अपने को पढ़ना है। भाग 1 ये किससे संबंधित है, तो ये स्कूल शिक्षा से, और अपने को स्कूल शिक्षा से संबंधित तथ्य ही पढ़ने। ये स्कूल शिक्षा से संबंधित है। और स्कूल शिक्षा का अध्याय कौन सा आएगा, तो स्कूल शिक्षा का अध्याय 1 to 8, 1 to 8 तक किससे संबंधित है, तो स्कूल शिक्षा से संबंधित जानकारी अपने को प्राप्त होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाग कितने हैं, तो साहब 4 भाग है। अध्याय कितने हैं, तो साहब 27 अध्याय। कितने, 27 अध्याय है। भाग 1 का संबंध स्कूल शिक्षा से है। अध्याय 1 से लेकर के 8 तक का संबंध है वो किससे है, स्कूल शिक्षा से। अध्याय 1 से 8 तक का संबंध स्कूल शिक्षा से, भाग 1 का संबंध स्कूल शिक्षा से। टोटल 4 भाग और 27 अध्याय 29 जुलाई 2020 को लागू कर दी गई। के कस्तूरी रंगन कमेटी थी, अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे, और स्वतंत्र भारत की तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके 5 मूलभूत आधार स्तंभ याद रखें। ठीक है, देखिए पहला स्कूल शिक्षा, तो अपने को पता है कि स्कूल शिक्षा का संबंध किससे है, तो साहब भाग 1 के अंदर है। भाग 1 में स्कूल शिक्षा, नई शिक्षा नीति में देश में स्कूली शिक्षा का नया एक संस्थापन रखा गया था, 5+3+3+4। ये अपने को याद रखना, 5+3+3+4 क्या है ये, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर ये एक फॉर्मूला तय किया गया था। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज तय की गई थी, 5+3+3+4, यही है ना, 5+3+3+4। सबसे पहला ये स्टेज फाउंडेशन स्टेज। यहां देखो 5 वर्ष, 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के आयु के बालक बालिकाओं हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई। यानी कि पूर्व प्राथमिक से लेकर के प्राथमिक शिक्षा तक, क्योंकि 3 से 8 एज है, ये सीधी सी बात है, पूर्व प्राथमिक आ जाएगा। पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक तक, पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक तक। ठीक है, ये प्राथमिक पूरा नहीं आएगा, इसके अंदर कक्षा 3 तक की रहेगी, है ना, थोड़ा कक्षा 3 तक। पूर्व प्राथमिक से इसकी शुरुआत है। फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष का है। 3 साल की आंगनवाड़ी यानी प्री स्कूलिंग के साथ साथ शिक्षा
3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला, 3 साल तक के बच्चे कहां शिक्षा प्राप्त करेंगे कि साहब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में शिक्षा प्राप्त करेंगे। कहां शिक्षा प्राप्त करेंगे? आंगनबाड़ी के अंदर। कितने वर्ष के? 3 से 6 वर्ष तक के। ठीक है। उसके बाद यहां प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल शिक्षा या अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECE यानी कि प्री स्कूलिंग शिक्षा यहां से प्राप्त कर लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में स्कूल में पढ़ेंगे। कक्षा 1 और 2 स्कूल में पढ़ेंगे। अपन पढ़ रहे हैं पहली स्टेज जो 5 वाली दे रखी है, जिसे अपन कहेंगे फाउंडेशन स्टेज। फर्स्ट 3 to 8 वर्ष, 3 वर्ष तक का बच्चा है, आंगनबाड़ी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला जाएगा। प्री चाइल्ड एजुकेशन उसको दी जाएगी। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक वो आंगनबाड़ी में अध्ययन करेगा। लेकिन वर्तमान में 5 वर्ष तक के बालक को भी कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है। यहां इस नीप 2020 में जो प्रावधान है उसके अनुसार 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा है वो आंगनबाड़ी में शिक्षा प्राप्त करेगा। तो जीवन के 3 साल यहां दे दिए। उसके बाद 2 साल कक्षा 1 और 2 वो कहां पढ़ेगा? तो कक्षा 1 और 2 है वो स्कूल में पढ़ेगा। तो ये हो जाएगी पहली फाउंडेशन स्टेज। पहली फाउंडेशन स्टेज में 5 वर्ष दे रखे थे और 5 वर्षों में 3 वर्ष तो कहां शिक्षा प्राप्त करेगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 to 6 वर्ष तक। उसके बाद 6 to 8 वर्ष तक की शिक्षा है वो कहां प्राप्त करेगा? तो ये प्राप्त करेगा विद्यालय में। और विद्यालय में कौन सी कक्षा पढ़ लेगा? तो साहब कक्षा 1 और 2 पढ़ लेगा। कक्षा 1 और 2 यहां पढ़ लेगा। फिर आगे बढ़िए। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, मोटे तौर पर एक्शन या एक्टिविटी आधारित अधिगम। सीधा सा अपने को याद रखना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यहां बच्चे को गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाएगा और कोई चीजें नहीं सिखाई जाएगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा और साथ साथ में जो कक्षा 1 और 2 की शिक्षा जो विद्यालय में प्राप्त करता है, यहां एक नया पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाएगा और उस पाठ्यक्रम का डिजाइन इस प्रकार से किया जाएगा कि बच्चा गतिविधि के आधार पर सबसे ज्यादा सीखे। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। गतिविधि आधारित शिक्षण पर ही यहां फोकस किया जाएगा। ये चीज भी अपने को याद रखना है। ये जो पहला स्टेज है यहां गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसे अपन शॉर्ट में ABL के नाम से भी जानते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसके बाद अगले 3 वर्ष देखिए। 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा, नेशनल कैरिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCP, ये देख लो पूरा, नेशनल NCPFECCE, ये पूरा नाम है, नेशनल कैरिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। ये 2 भागों में NCERT के द्वारा विकसित किया जाएगा। ये भी याद रखना मित्रों। इसका विकास कौन करेगी? तो साहब NCERT करेगी। किसके द्वारा किया जाएगा? NCERT के द्वारा। बुनियादी शिक्षा 6 से 8 वर्ष तक के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर NCERT के द्वारा एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा और इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण है वो पूरा हो जाएगा। पहले चरण में अपने को यही याद रखना, जो 5+3+4 ये प्रस्तुत किया गया, इसमें ये 5 वर्ष वाला है। इन 5 ईयर का क्या सिस्टम बताया है? तो यहां ये बताया गया है कि नीप 2020 क्या कह रही है कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की शिक्षा कहां प्राप्त करेगा? तो साहब प्री प्राइमरी स्कूल कह दीजिए या आंगनवाड़ी केंद्रों, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही संचालित करती है, आंगनवाड़ी केंद्रों या प्री स्कूलिंग हो जाएगी इसकी यहां पे। उसके बाद बचे 2 वर्ष, तो 6 to 8 वर्ष तक का जो बालक है वो संबंधित विद्यालय में पढ़ेगा और इस विद्यालय के अंदर कक्षा 1 और 2 पढ़ेगा। कक्षा 1 और 2 का अध्ययन यहां करेगा।
यहां किस बेस पे शिक्षा दी जा रही है, तो अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये जो 5 ईयर का प्लान है, ये प्लान इस हेतु एक पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, इस हेतु पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। और ये जो पाठ्यक्रम है वो पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। ये पूरा का पूरा गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये इस 5 वर्षों का सार है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद चलते हैं अपन अगले 3 वर्षों में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्री-प्रेटरी एज है 8 से 11 वर्ष के, यानी कि 8 साल का बच्चा हो गया तो 5 साल 6, ये अपने 3 से लेकर के 8 वर्ष तक 5 साल हो गया, पहला स्टेज कंप्लीट है। उसके बाद दूसरा स्टेज जो 3 वर्षों का दे रखा है 8 वर्ष से 11 वर्ष तक। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी और इस दौरान प्रयोगों के जरिए, देखो बहुत बड़ी बात कही, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, गणित सिखाई जाएगी, आर्ट सिखाई जाएगी, क्राफ्ट सिखाई जा रही है बच्चों को, साइंस, मैथ्स और आर्ट, इन तीनों से रिलेटेड शिक्षा प्रदान की जाएगी कक्षा 3 से लेकर के 5 तक। क्लियर है। यहां ये शिक्षा कहां प्राप्त कर लेगा, तो ये प्राप्त कर लेगा साहब कक्षा 3 to 5। उसके बाद तीसरा स्टेज वो भी 3 वर्ष का है, जिसे मिडिल स्टेज के नाम से जानते हैं। ये 11 से 14 वर्ष का, यानी कि यहां बच्चा कौन सी कक्षाएं, यहां कक्षा 6 to 8, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करेगा कि कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सवाल आ सकता है यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर कौशल विकास की शिक्षा है वो किस कक्षा से प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा 6 से स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास से रिलेटेड शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी कक्षा 6 से। नीप 2020 के अनुसार कक्षा 6 से, नीप 2020 के अनुसार कक्षा 6 से कौशल विकास से संबंधित शिक्षा प्रदान कर दी जाएगी। पहले तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दे दी, उसके बाद कक्षा 3 से 5 तक साइंस या कह रहे हैं कि प्रयोग आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। नीप 2020 में कक्षा 3 से 5 में भी यह प्रावधान कर दिया गया कि यहां पर भी बच्चे को प्रयोग आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसे साइंस सिखाई जाएगी, उसे मैथ्स सिखाई जाएगी, साथ साथ में उसके आर्ट सिखाई जाएगी। और जैसे ही वो तृतीय मिडिल एज के अंदर आता है, जो तीसरा इसका परफॉर्मा है 3 वर्ष का, 6 से लेकर के ये अपने 11 से 14 वर्ष का, तो यहां पर कक्षा 6 में जैसे ही वो प्रवेश लेगा उसे कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, कौशल स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड शिक्षा दी जाएगी। सेकेंडरी एज, अंतिम स्टेज जिसे अपन कहते हैं, देखो ये 3 वर्ष का यहां हो जाता है, ये 3 वर्ष का यहां हो जाता है, और उसके बाद जो अंतिम बचता है 4 वर्ष का, ठीक है। पहला 5 वर्ष का हो गया, उसके बाद 3 वर्ष और फिर 4 वर्ष। तो टोटल देख लेंगे अपन कितने ईयर का प्लान है, तो साहब ये 15 साल का प्लान है। और इस 15 सालों के अंदर नीप 2020 के अनुसार बच्चा है वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। और अपने ये सिस्टम होता है कि ये आरटी 2009 के अंदर भी ये संभावना व्यक्त की गई है कि भाई 18 साल की आयु तक बालक है वो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लेगा, और नीप 2020 के अंदर भी ये कह रहे हैं। सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 वर्ष, यहां कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई, यहां 2 चरणों में, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषयों को चुनने की आजादी भी होगी, यानी कि स्कूलों में कला होगा, वाणिज्य होगा, विज्ञान होगा, राष्ट्रीय स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। हाँ, कि बच्चा चाहे जो सब्जेक्ट ले सकता है, बच्चा चाहे जो सब्जेक्ट ले सकता है, जिसकी इसमें रुचि है उसका वो अध्ययन कर सकता है। किसी प्रकार की कठोर स्ट्रीम का यहां पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी विषय चाहे वो ले सकता है, ठीक है। वापस देख लीजिए, 5 + 3 + 3 + 4, ये 5 वर्ष का जो प्लान है, 5 वर्ष के प्लान में कौन सी शिक्षा, तो यहां साहब 3 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बालक, 8 वर्ष तक के बालक बालिका,
बालक बालिका। कौन सी शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो यहां प्राप्त करेंगे प्री प्राइमरी और इसके साथ में कक्षा 1 और 2। कक्षा 1 और 2। उसके बाद ये कौन सा आयु वर्ग है? तो यहां 8 वर्ष तक ले लिया, तो ये 8 से 11, 8 to 11 वर्ष। यहां बच्चा कौन सी कक्षा में अध्ययन करेगा? तो कक्षा 3 से 5, कक्षा 3 to 5 में अध्ययन। ये अपने क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद यहां देखो, यहां बच्चे को साइंस सिखाई जा रही है, मैथ सिखाई जा रही है, उसको साइंस और मैथ और इसके साथ साथ में कला। शिक्षा किसकी प्रदान की जाएगी? यहां जो शिक्षा है वो प्रयोग आधारित है। किस पे आधारित है? प्रयोग आधारित शिक्षा की शुरुआत, शिक्षा की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद ये जो 3 वर्ष वाला पैटर्न बचा है अपने, यहां ये जो 3 वर्ष है, यहां कौन सा आयु वर्ग आएगा? तो यहां 11 आ गया, तो 11 to 14, 11 to 14 वर्ष। 11 to 14 में बच्चा कौन सी कक्षा में चला जाएगा? तो साहब कक्षा 5 यहां पूर्ण कर लिए, तो कक्षा 6 से 8, 6 to 8। यहां कक्षा 6 से ही, कक्षा 6 से कौशल आधारित शिक्षा, कौशल विकास आधारित शिक्षा दे रहे, आधारित शिक्षा। और उसके बाद ये जो चौथा वर्ग है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा आ जाएगा? तो ये 14 वर्ष से 18, 14 वर्ष से 18 वर्ष। और यहां कौन सी कक्षा आएगी? तो यहां कक्षा 9 to 12 तक, यानी कि यहां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा है वो यहां प्रावधान। ये आपके 5 3+3+4 वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए यहां पे, ठीक है। कक्षाओं को कैलकुलेट मत करना, यहां बच्चे बालक बालिका की आयु कैलकुलेट करके बढ़ाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये भी आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। फिर आगे बढ़िए, ये क्लियर है ना सबका जी? कक्षा 5 तक बच्चों को ये देखो एक बड़ा प्रावधान, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा अथवा परिवेशीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। काश मैं तो चाहता हूं ये तुरंत प्रभाव से लागू हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सत्र 2023 में ही लागू कर दे गवर्नमेंट, 2023 तो इसमें। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रावधान कर दिया जाए तो प्रत्येक बालक बालिका को कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा यानी कि राजस्थानी भाषा में प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। और अगर ये लागू हो जाती है तो राजस्थान के अंदर अनुमान लगा लो प्राइमरी स्कूलों के अंदर शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने शिक्षकों की वैकेंसी आएगी? बहुत बड़ी वैकेंसी, क्योंकि आज राजस्थान के अंदर प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कहीं पर मातृभाषा का प्रावधान नहीं। केवल और केवल अंग्रेजी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ लो या उर्दू पढ़ लो, ये प्रावधान है। और वो भी कहां कर रखा है? कक्षा 6 से ऊपर, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक कहीं मातृभाषा को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि बच्चे को अपनी क्षेत्रीय भाषा में, उसकी मातृभाषा में, उसकी परिवेशीय भाषा के अंदर प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और अगर यह लागू होता है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, ठीक है। और इसे आगे जारी रखा जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक विषय के तौर पर उस भाषा में पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट जिस भाषा का है वो उस भाषा में पढ़ाया जाएगा। जैसे ऐसा तो नहीं कि आप लोग कह दो कि साहब अंग्रेजी 3 क्लास वाला टाबराना अंग्रेजी पढ़ाणु है और मारवाड़ी में पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है वो आप मातृभाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये नियम सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूलों में होंगे लागू। 6ठी कक्षा से ही बच्चे को इंटर्नशिप के लिए साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 से छात्रों को कोडिंग डिकोडिंग सिखाने की अनुमति दे दी गई। फिर आगे बढ़िए,
त्रिभाषा फॉर्मूले में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा होगी। हिंदी अंग्रेजी तो कंपलसरी है, साथ में यह क्षेत्रीय भाषा जो जिस राज्य का है उस राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है वो उसको सिखाई जाएगी। ठीक। योगात्मक आकलन के बजाय नियमित और रचनात्मक आकलन है, उसको अपनाने पर बल दिया गया। ठीक है, योगात्मक और रचनात्मक समझ गए होंगे, आगे भी मैं पढ़ा चुका हूं। एक नया राष्ट्रीय आकलन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, यहां से सवाल आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर किस नए आकलन केंद्र की स्थापना होगी, और सीधा सा आंसर देना आपको, परख। किसकी स्थापना? परख की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह प्रश्न रीट में भी पूछा जा चुका है, रीट जो पात्रता परीक्षा हुई उसमें भी पूछा जा चुका है, और वो तब पूछा गया था जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यक्रम में नहीं थी। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति रीट अध्यापक भर्ती जो पात्रता परीक्षा थी उसमें पाठ्यक्रम में नहीं थी, फिर भी यह परख वाला प्रश्न पूछा गया था। तो सोच लो इस बार तो यह पाठ्यक्रम में है, तो निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आएगा, एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख, यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट है ये, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे अपन शॉर्ट में कहेंगे परख। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये किसका शॉर्ट नाम है? परख का विस्तृत नाम है ये, और यहां से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा मित्रों। प्रश्न बनने की संभावना यहां से प्रश्न यही पूछा जाएगा। परख की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो परख की फुल फॉर्म अच्छी तरीके से याद रखना है कि साहब, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में अपन परख कहते हैं। ये एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है जिसकी स्थापना का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया। अच्छी तरीके से याद रखना इसको। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एक तो परख केंद्र की स्थापना कर दी, उसके बाद नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालन, स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने तथा अकादमिक मामलों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा एक स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA का गठन किया जाएगा। SSSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। स्वतंत्र रूप से रहेगी यह संस्था, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करना। ये इसके लक्ष्यों के अंदर था, इसके गोल के अंदर शामिल था कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको क्या प्रदान की जाएगी? स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। तो ये भी एक प्रावधान किया गया है इसमें। नई शिक्षा नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब को मजबूत करने और सशक्त बनाने की सिफारिश करती है। ये बस्ते के बोझ को कम करने की बात भी कहती है। शिक्षा के अंदर बस्ते का बोझ नहीं होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानदंड ये कहते हैं, मानदंडों के अनुसार 10% बालक के वजन का 10% ध्यान रखना। 10% बालक बालिका के वजन का 10% वजन किसका हो सकता है? स्कूल बैग का हो सकता है। ये चीज भी अपने को याद रखना, ठीक है। सभी स्कूलों में को डिजिटल किया जाएगा, ठीक है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट भी किया जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को कक्षा 12 तक 18 वर्ष तक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीप 2020 के अंदर यह प्रावधान कर दिया गया है कि RT 2009 जो इससे पहले 6 से 14 आयु वर्ग और 14 से 18 केवल उस आयु वर्ग के लिए था जो विशेष आवश्यकता वाले थे, लेकिन इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार है वो कक्षा 12 तक किया जाएगा। यानी कि अब RT है वो 2012 तक, कक्षा 12 तक फॉलो अप होगा। ये चीज भी अपने को याद रखना। और कक्षा 12 जाने का मतलब है 18 वर्ष की आयु, तो 6 से 18 वर्ष के लिए RT लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान है, ठीक है।
मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसी योजनाएं हैं वो प्रारंभ की जाएगी। एमडीएम के बारे में अपन पढ़ चुके हैं आगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी पूरे देश की नोडल एजेंसी होगी। अब सिर्फ 12वीं कक्षा के अंदर ही बोर्ड परीक्षा देनी होगी, यह प्रावधान कर रखा है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होगी। सेकेंडरी लेवल के ऊपर कोरियाई, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि विदेशी भाषाओं को चुनने का अधिकार दिया गया। किस लेवल पर? 9वीं कक्षा का बच्चा है वो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है। 9वीं कक्षा का बच्चा है वो फॉरेन लैंग्वेज का अध्ययन कर सकता है। कौन कौन सी? कोरियन भाषा सीख सकता है, स्पेनिश सीख सकता है, पुर्तगाली सीख सकता है, फ्रेंच सीख सकता है, जापानी सीख सकता है, रशियन सीख सकता है। इन भाषाओं का अध्ययन कर सकता है वो कक्षा 9 के अंदर एडमिशन लेने के साथ में इन भाषाओं का चुनाव कर सकता है। ध्यान रखिएगा, नीप 2020 की नोडल एजेंसी एनसीईआरटी को बनाया गया है और नीप 2020 के अंदर 20 के अनुसार कक्षा 12 को छोड़कर किसी भी कक्षा में बोर्ड एग्जाम का आयोजन नहीं किया जाएगा। जी, इन विदेशी भाषाओं के टीचर अपने ही आप ही लोग दोगे जी। गुड आफ्टरनून कोमल जी। इन विदेशी भाषाओं के टीचर है वो भारतीय ही होंगे, ध्यान रखना भैया। ऐसा थोड़ी हम दूसरे लोगों को रोजगार देंगे ना, अपन खुद सीख जाएंगे। भारत में बहुत सारे लोग विदेशी भाषाएं बोलते हैं और विदेशी भाषा बोलने का प्रशिक्षण भी भारतीय दे रहे। देखो, बड़ा ताज्जुब होता है। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है ना तो आपको किसी फ्रेंच के पास में नहीं जाना है, आपको भारतीय लोग फ्रेंच भाषा सिखाएंगे, ठीक है। तो टीचर यहीं के होंगे, बाहर ही नहीं बुलाना भाई, ऑलरेडी यहां अपने तो हाँ जी। नई राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार करने पर बल दिया गया है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है। कक्षा 9 से 12 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया गया। बच्चे अपने परिवेश के शिल्पों का व्यवहारिक ज्ञान उससे जुड़े लोगों से लेंगे और स्कूली शिक्षा पूरी करने के दौरान किसी एक कौशल में भी वो दक्ष हो जाएं, क्योंकि लगभग निश्चित रूप से स्किल को ज्यादा महत्व दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षा का प्रदान किया गया। कहीं ना कहीं ये नीप 2020 है वो एक रोजगार उन्मुखी शिक्षा है। क्या है ये? एक रोजगार उन्मुखी शिक्षा योजना है। बोर्ड परीक्षा को बहुत सरल बनाने और छात्रों से पाठ्यक्रम का बोझ है वो कम करने पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि भाई कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि बोर्ड एग्जाम होते हैं तो बच्चे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और कई बार इस प्रकार की जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है तो उसमें बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो निश्चित रूप से इन चीजों को भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि भाई शिक्षा इस प्रकार की होगी ताकि बहुत इजी हो, बोर्ड एग्जाम भी हो तो 12th में बोर्ड हो रहा है तो बहुत इजी हो, उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो कि बच्चे किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित ना हो, ठीक है। ई लर्निंग पर जोर दिया गया, ये तो देंगे साहब। पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता उसको कम किया जाएगा। विद्यार्थी के लिए साल में 10 दिन बैगलेस, ये कर दिया, नो बैग डे। अपने राजस्थान के अंदर तो लागू है नो बैग डे, ठीक है। तो नीप 2020 में भी ये प्रावधान कर दिया गया कि साल के अंदर 10 दिन बैगलेस जाएगा बच्चा, नो बैग डे जिसे अपन कह सकते हैं। इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप दी जाएगी, इंटर्नशिप कराई जाएगी। सेकेंडरी लेवल यानी कि 12वीं कक्षा तक टेट, ये थोड़ा ध्यान रखना मास्टरों, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होती है, इसमें तो ये प्रावधान कर रखा है कि ये क्रमबद्ध रूप से लागू होगी। अभी तक अपने राजस्थान के अंदर कक्षा 1 से 8 तक के मार साहब बढ़ने के लिए आपको टेट देनी होती थी, रीड देनी होती थी। लेकिन नीप 2020 में शिक्षकों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, बड़ा जटिल तरीका इन्होंने अपनाया और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे पारदर्शिता का भी अभाव हो जाएगा, ठीक है। पारदर्शिता का अभाव किस प्रकार से होगा वो बाद में बताता हूं। पहले एक चीज नोट कर लेना कि 12th कक्षा तक यानी कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी और स्कूल वाक्यता की वैकेंसी के लिए भी आपको टेट देना होगा। होते हैं टेट आयोजित, एमपी के अंदर आयोजित होते हैं, यूपी ये अपने हरियाणा में आयोजित होते हैं। अब आपको माध्यमिक स्कूलों में और उच्च माध्यमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए भी आपके लिए एक टेट एग्जाम होगा। पहले पात्रता परीक्षा होगी और फिर आगे क्या होगा, पहले टेट लागू हो जाएगा। टेट के साथ साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए परीक्षा में विषयवार अंकों के आधार पर एक वरीयता मिलेगी। टेट के अंकों के आधार पर शिक्षक नियुक्ति में पहले डेमो या स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, यहां मैंने ये बात कही थी, इसीलिए पढ़ाने का अनुभव आपको पूछा जाएगा कि पढ़ा भाई, डेमो लिया जाएगा कि आप पढ़ाने में सक्षम हो या नहीं हो। और यहाँ पारदर्शिता अपने को पता है, राजस्थान में तो उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पारदर्शिता कतई नहीं हो सकती। यहाँ तो सीधी भर्तियों में एग्जाम हो रहे हैं, वहां पर भी पारदर्शिता का अभाव है। तो फिर अगर ये लागू होगी तो फिर तो पारदर्शिता गई।
लेकिन ये प्रावधान कर रखा है, ध्यान रखना इस चीज को। टेट होगी कक्षा 12 तक, साथ साथ में डेमो लिया जाएगा कि पढ़ाने में एबल है या नहीं है, बच्चों को सही ढंग से पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा। एक डेमो या स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में उसे शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाने वाले शिक्षकों को इस मानक पर खरा उतरना होगा। ये अध्यापकों के लिए, ये अध्यापकों के लिए। तो भाई लग जाओ इसी रीट में, ताकि ये इस झंझट में नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। हाँ जी, प्रत्येक शिक्षक से अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे के प्रशिक्षण अवसरों में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। 50 घंटे प्रशिक्षण, हालांकि ये आयोजित हो रहे हैं अभी वर्तमान में, प्रारंभिक शिक्षा में इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित हो रहे हैं, निष्ठा जैसे प्रशिक्षण। उनके स्वयं के हितों से प्रेरित होंगे। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटा दिया जाएगा, केवल और केवल जनगणना के अंदर रहेंगे। नीप 2020 में अच्छी तरीके से याद रखना, शिक्षक केवल और केवल किस में भाग लेगा? नीप 2020 के अनुसार शिक्षक केवल चुनाव में, शिक्षक केवल चुनाव कार्य, कौन से कार्य? सिर्फ चुनाव कार्यों के अंदर, चुनाव कार्यों में भाग लेगा। बाकी अभी वर्तमान में जनगणना में भी भाग लिया जाता है। जनगणना में भी शिक्षकों का योगदान है, चुनाव कार्यों में भी शिक्षकों का योगदान है, लेकिन नीप 2020 के अंदर स्पष्ट रूप से यह प्रावधान कर दिया गया कि चुनावों के अलावा शिक्षकों को, मार साहब को और कहीं नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। एसएमसी या एसडीएमसी के साथ साथ एसडीएमसी यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी है, ये बनाई जाएगी। ये ऑलरेडी राजस्थान में संचालित हो रही है, 1999 से संचालित हो रही है एसडीएमसी, ठीक है। राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण यानी कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए होंगे। अब से प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता की समीक्षा है वो की जाएगी। ये आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बोर्ड परीक्षा के नंबरों का महत्व कम होगा, जबकि कंसेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज है इसको महत्व ज्यादा दिया जाएगा। सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार, एक बार मुख्य परीक्षा, एक बार, ये मुख्य लिखा हुआ है ना, एक बार मुख्य परीक्षा और एक सुधार परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी गई। एक बार पास नहीं हुए तो दूसरी बार पास हो जाए, है ना। 2030 तक सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को शैक्षणिक रूप से मजबूती प्रदान करने के साथ साथ बहुविषयक और एकीकृत कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि बीएससी बीएड और बीए बीएड जैसे पाठ्यक्रम संचालित हो रहे। 2030 तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय कर दी जाएगी। ये आज भी स्टार्ट हो चुका है राजस्थान के अंदर। तो एकीकृत बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी। ये कब तक? 2030 से पहले जो 1 वर्षीय द्विवर्षीय शिक्षण संस्थान है वो संचालित होते रहेंगे। इसके बाद अब इंटीग्रेटेड कोर्स है वो संचालित हो रहे हैं। तो यहां आप 12th करने के बाद सीधे उस शिक्षण संस्थान में एडमिशन लोगे जहां सीधा आपको 4 वर्षों तक एडमिशन लेना है। इंटीग्रेटेड है। अगर आप शिक्षक बनने के इच्छुक हो तो आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड में से जो भी आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से चुनाव करना होगा। तो ये बहुविषयक भी हो जाएंगे और साथ साथ में एकीकृत भी शिक्षण संस्थान है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एनपीएसटी विकसित किया जाएगा, जिसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ साथ में एनसीईआरटी के द्वारा इन दोनों की भागीदारी से शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु भी प्रावधान किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के एक नए और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएससी को 2020-21 के लिए एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा और इस दस्तावेज को प्रत्येक 5 से 10 वर्षों के अंदर इसका रिव्यू किया जाएगा। इसे संशोधित और इसे अपडेट करते रहेंगे। एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क उसका विकास करेगी। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट अकोर्डिटेशन फ्रेमवर्क, जिसे SQAAF के नाम से जानते हैं, और इसका निर्माण है वो कौन करेगी? तो SCERT करेगी। अगर राजस्थान में पूछ ले तो साहब राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ, राजस्थान में कौन करेगी? तो साहब RSCERT करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी कि मार साहब है जितने भी, ठीक है। SCERT है वो सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यावर्तन फ्रेमवर्क है वो विकसित करेगी।
तो ये वो तथ्य है जो कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड। ठीक है, नई शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देगी। ध्यान रखना मित्रों, नई शिक्षा नीति है वो बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसने क्षेत्रीय शिक्षा को महत्व दिया है। क्षेत्रीय शिक्षा को महत्व दिया है निश्चित रूप से कि आप हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में क्षेत्रीय भाषा को महत्व दीजिए। बहुभाषावाद को महत्व देती है। एक राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और ये क्या लिख दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ ये बिल्कुल अनुवाद विभाग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इम्प्रिटियन IIITI, जिसे अपन कह सकते हैं, एक राष्ट्रीय अनुवाद विभाग की स्थापना की जाएगी, जो जितने भी पाठ्यक्रम है उन सारे के सारे पाठ्यक्रमों का क्या करेगा, अनुवाद करेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज, इसके बारे में पढ़े अपन। इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को देश भर में मानकीकृत प्रदान कर दिया जाएगा, उसे प्रमाणिकता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के संदर्भ में ये जो चीजें हैं, जैसे ये स्टार्स योजना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, इसलिए मैंने यहां शामिल नहीं किया। स्टार्स योजना मैंने पढ़ा दी है पहले आपको। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड जो मुझे परीक्षा उपयोगी तथ्य लगे थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। एक बार वापस बता रहा हूं, सुन लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो प्रश्न परीक्षाओं के अंदर बनते हैं, एक तो याद रखना आपको परख राष्ट्रीय आकलन के अंदर अच्छी तरीके से याद रखना, ये कतई गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न सर्वाधिक पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, अभी जो CET के पेपर हुए उनमें पूछा गया। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो विद्यालय शिक्षा है वो एक क्रम में प्रस्तुत की गई है, जिसमें बालक बालिका की आयु है वो निर्धारित की गई और उस आयु के अनुसार उसे संबंधित कक्षा में अध्ययन करवाया जाएगा। तो वो फॉर्मूला याद रखना, 5 + के 3 + के 3 + के 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 मूल स्तंभ आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, ये अपने को अच्छी तरीके से याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण हेतु जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, वो अध्यक्ष याद रखना है। इनका पहले संबंध किससे था, तो इसरो से था। कितने सदस्य हैं अध्यक्ष सहित, ये अपने को याद रखना है। नीप हेतु सबसे पहली एक कमेटी गठित की गई थी कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, तो उस कमेटी के बारे में भी अपने को थोड़ा बहुत याद रखना है कि साहब 2015 में ये कमेटी गठित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों के साथ साथ में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है, ये चीज भी अपने को अच्छी तरीके से याद रखनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि कक्षा 6 से कौशल विकास से रिलेटेड शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कक्षा 6 से, ये चीज भी अपने को याद रखनी है। और इसके अनुसार RT 2009 है वो कक्षा 12 तक उसका विस्तार किया जाएगा। ये कुछ तथ्य हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड है, ये आपको याद रखने हैं। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बेझिझक अवगत करवा सकते हो। धन्यवाद। बता सकते हो कोई समस्या हो तो।